गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल एज दे लाइक इट। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे कि हम जानेंगे कि एक एग्जामिनर्स को क्या चाहिए, एक एग्जामिनर्स किसी करंट इशू में क्या देखते हैं। इसी बहाने हम करंट इश्यूज को भी समझेंगे और उसमें क्या एग्जाम्स में पूछा जा सकता है ये भी जानेंगे। तो इस कड़ी में हमारा सबसे पहला टॉपिक है रशिया यूक्रेन क्राइसिस। रशिया यूक्रेन क्राइसिस क्या है इसके बारे में हम कंप्लीटली जानेंगे। और क्योंकि ये वीडियो लंबी हो सकती है इसीलिए मैंने इसको पार्ट्स में कर दिया है। तो आज हम जानेंगे रशिया यूक्रेन क्राइसिस पार्ट 1। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये चैनल मैंने क्यों खोला, मैं कौन हूँ, मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो दोस्तों, मैं एक यूपीएससी क्लियर स्टूडेंट हूँ या कैंडिडेट हूँ जिसने 2012 बैच यूपीएससी का एग्ज़ाम पास किया था। मेरे जीएस में यानी कि जनरल स्टडीज़ के पेपर में 325 मार्क्स थे, जो कि उस साल 329 वाज द हाईएस्ट एंड इट वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द वेरी गुड मार्क्स। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ये ताकि आपको मेरी थोड़ी जेन्युइनिटी पता चले। मेरा एम क्या है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू? मेरा एम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू है कि मैं आपको हेल्प कर सकूं कि एग्ज़ाम्स में क्या करंट अफेयर्स में पूछा जाता है। क्योंकि जनरली मैं देखता हूँ मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जो कि अभी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं और वो इतने थर्ड क्लास यूट्यूब वीडियोस देखते हैं जिसमें कि अ, सारे आलतू फालतू की चीज़ें डिस्कस की जाती हैं बजाय कि रियल कंटेंट के। तो इस चैनल पे हम जेन्युइन कंटेंट्स के ऊपर ही बात करेंगे। क्योंकि मैं इनिशियल लेवल पे इसको चैनल को स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरी प्रेजेंटेशंस में कुछ खामियां हो सकती हैं, बट मेरा कंटेंट बहुत जेन्युइन और बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं 2012 बैच यूपीएससी एक कॉमन डिपार्टमेंट में सीनियर पोस्ट में काम कर रहा हूँ। तो मुझे जितना टाइम लगता है मैं इस चैनल को डेडिकेट करूँगा और आप लोगों की हेल्प करना चाहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर एंड लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक पे, रशिया यूक्रेन क्राइसिस। ये हम इस वीडियो को, इस कंसेप्ट को जानने से पहले हमें कुछ ज़रूरी बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। कुछ जोग्राफिकल कंसेप्ट्स हैं जिसके बारे में हर मेंबर को पता होना चाहिए। ये बेसिकली ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो कई सारे लोगों को जो इनिशियल स्टेजेस में हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए, उनको वो भी इस वीडियो को देखेंगे और आप में से बहुत लोगों को इस बारे में पता भी होगा। तो मैं क्विकली इसमें कुछ ज्योग्राफिकल कंसेप्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो आप इसमें देखिए, आपको ध्यान देना चाहिए इसमें कि ब्लैक सी किधर है। ये ब्लैक सी है। इसके अलावा रोमेनिया, बल्गेरिया, यूक्रेन कहाँ है, रशिया कहाँ है, और आपका टर्की किधर है, आपका क्रीमियन पेनिनसुला किधर है, आपका एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया किधर हैं। ये ये इन सब की ज्योग्राफिकल पोजीशंस एज वेल एज आपको इनकी कैपिटल्स के बारे में पता होना चाहिए। इससे, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे आपको कंसेप्ट समझने में आसानी भी होगी और इससे आप आगे इस कंसेप्ट को डीपली समझ पाएंगे और इसके बारे में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। ठीक है। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं जिसमें कि क्रीमियन पेनिनसुला, जो बहुत लोगों को नहीं पता है, क्रीमियन पेनिनसुला कहाँ है, सेवेस्टोपोल कहाँ है, और ब्लैक सी की क्या क्या स्ट्रेट्स हैं। तो इसमें क्योंकि ये टॉपिक बहुत लाइमलाइट में है, तो आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में वॉर हो रहा है या क्यों कॉन्फ्लिक्ट है। ये सब कोई नहीं पूछेगा। इसमें आपको कुछ कुछ बातें जो ध्यान देने वाली हैं, सबसे पहले क्रीमियन पेनिनसुला किधर है। तो क्रीमियन पेनिनसुला आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्रीमियन पेनिनसुला, मैं इसको सर्कल कर देता हूँ। ये क्रीमियन पेनिनसुला, ये सेवेस्टोपोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सी ऑफ अजोव है। सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी के बीच में जो ये लाइन देख रहे हैं आप, ये स्ट्रेट ऑफ कर्च है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही सी ऑफ मार्मरा और सी ऑफ मार्मरा एंड ब्लैक सी के बीच में बॉस्फोरस स्ट्रेट है। वैसे ही आपको पता होना चाहिए सी ऑफ मरमरा
एंड एजेंसी के बीच में दार्दानेलिज स्ट्रेट है। ये छोटे-छोटे कंसेप्ट हैं, इससे हमें डीप अंडरस्टैंडिंग भी आती है और ये छोटे-छोटे कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा भी जाता है। तो ये क्विकली मैंने आपको इसलिए बताया है। अब बहुत इम्पोर्टेंट जो इस पूरे कंसेप्ट को समझने में मदद करेगा, उसमें हमें जानने के लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि डॉनबास रीजन कहाँ है। डॉनबास रीजन इज़ बेसिकली एक साउथ ईस्ट यूक्रेन। ये जो यूक्रेन का मैंने ऑरेंज कलर का कर रखा है, अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो रीजन है यूक्रेन का, वो डॉनबास रीजन है। डॉनबास रीजन बेसिकली एक साउथ ईस्ट यूक्रेन का एक रीजन है, जिसमें कि लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स हैं वर्ल्ड के। ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स हैं वर्ल्ड में। और जो डोनेट्स और लुहांस्क, ये इसी के रीजन के पार्ट हैं। डोनबास इसको कलेक्टिवली बोला जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, तभी आपको वीडियो में आगे कई बातें समझ में आ पाएंगी। इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्लैक सी के को कौन-कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर करती हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी में हज़ारों बार पूछा गया है, और एसएससी में और कई सारे एनडीए, सीडीएस, ये कई जगह मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। मल्टीपल टाइम्स स्टूडेंट्स इसमें फिर भी गलती करते हैं। मैंने इसीलिए आपको बताने के लिए एक बार एक स्लाइड स्पेशली इस पे बताई है कि ब्लैक सी को कौन-कौन बॉर्डर करता है। टर्की, यूक्रेन, जॉर्जिया, रशिया, रोमानिया एंड बल्गेरिया। ओके, तो इसके साथ हम अपनी फर्स्ट मेन स्लाइड पे आते हैं, जो कि है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। बेसिकली रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के पार्ट वन वीडियो में हम आज देखेंगे कि हिस्टोरिकली ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे डेवलप हुआ और आज प्रेजेंट स्टेज पे ये कहाँ पे आया है। इसके अलावा जो इनकी बहुत सारी और चीज़ें हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। इसमें हम बेसिकली हिस्टोरिकली इस डेवलपमेंट्स को देखते हुए करंट स्टेज पे आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स को सबसे पहला आप सबको पता ही होगा कि यूएसएसआर जब जो है वो डिसइंटीग्रेट हुआ था, डिसॉल्व हुआ था 1991 में। उस समय यूक्रेन और रशिया अलग हुए थे। और जब ये यूक्रेन और रशिया अलग हुए थे, तो रशिया उस समय उसके पास थर्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल था। मतलब न्यूक्लियर स्टॉकपाइल जो थी, वो रशिया यूक्रेन के पास उस समय थर्ड लार्जेस्ट थी, अदर देन यूएसए एंड रशिया। लेकिन जो ये न्यूक्लियर आर्सेनल था, इसका फिजिकल कंट्रोल ही सिर्फ यूक्रेन के पास था, ऑपरेशनल कंट्रोल नहीं था, क्योंकि ऑपरेशनल कंट्रोल जो था वो रशियन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स के पास था। तो रशिया और यूएस ने जब ये डिसइंटीग्रेशन के बाद बहुत सारी सीरीज ऑफ नेगोशिएशंस की यूक्रेन के साथ, ताकि इसको डी न्यूक्लियराइज कर पाए। इन नेगोशिएशंस का रिजल्ट क्या हुआ? 1994 में एक बुडापेस्ट मेमोरेंडम ऑन सिक्योरिटी एश्योरेंसेस हुआ, जो कि रशिया, यूके, यूएसए और यूक्रेन, इन सब ने पार्टिसिपेट किया और ये मेमोरेंडम पे साइन हुआ, जिसमें कि यूक्रेन अग्री किया कि वो सारे के सारे स्टॉकपाइल को डिस्ट्रॉय करेगा और रशिया को वापस कर देगा। ये बुडापेस्ट आपको पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक सा है, हंगरी की कैपिटल है। बहुत लोगों को नहीं भी पता हो तो ये मैंने बता दिया है, ताकि ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। और इसी के चलते 1996 में यूक्रेन ने सारे के सारे अपने वॉरहेड्स यूएसएसआर, जो यूएसएसआर के टाइम के उसके पास वॉरहेड्स थे, वो सारे के सारे रशिया को दे दिया है। उसके बाद जो रशिया और यूक्रेन का जो नेक्स्ट एक और बड़ा कन्फ्लिक्ट था, वो था डिस्प्यूट कह सकते हैं, वो था डिवीजन ब्लैक सी फ्लीट। एक ब्लैक सी फ्लीट थी यूएसएसआर की नेवी की, और एक सेवेस्टोपोल पोर्ट, जो मैंने आपको भी स्टार्टिंग में एक मैप में दिखाया था। ये जो है सेवेस्टोपोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे नेवल पोर्ट है, नेवल बेस है, जिसमें कि यूएसएसआर का बहुत बड़ी फ्लीट थी, ब्लैक सी फ्लीट, जो पूरे ब्लैक सी को कंट्रोल करती थी। इसके डिवीजन के ऊपर एक और डिस्प्यूट हुआ, दोनों कंट्रीज इसको चाहती थी। इसके ऊपर भी एक सीरीज ऑफ नेगोशिएशंस हुई, और ब्लैक सी फ्लीट जो है, ये नेगोशिएशंस के बाद 1997 के बाद इसका डिवीजन हुआ। तो 1997 में दोनों पार्टीज, यानी कि यूक्रेन और रशिया के बीच में दो ट्रीटी हुई। कौन कौन सी ट्रीटी हुई? पार्टीशन ट्रीटी एंड ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। पार्टीशन ट्रीटी में क्या हुआ? जो ब्लैक सी फ्लीट थी, इसको डिवाइड कर दिया गया, और साथ ही साथ सेवेस्टोपोल पोर्ट को रशियन नेवी को या रशिया को लीज पे दे दिया गया 2017 तक। और एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हुई। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, यूक्रेन और रशिया ने क्या डिसाइड किया उसमें, कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करेंगे और एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करेंगे।
ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ों पे आज की डेट पे एग्ज़ामिनर्स का फ़ोकस होगा। ओके। अब क्या हुआ 2004 से 2008 के बीच में की डेवलपमेंट्स को देखते हैं। 2004 से 2008 के बीच में सीरीज़ ऑफ डेवलपमेंट्स हुई। सबसे पहले कलर रिवॉल्यूशंस हुई। कलर रिवॉल्यूशंस क्या हुई? बेसिकली जॉर्जिया में रोज़ रिवॉल्यूशन हुई, यूक्रेन में ऑरेंज रिवॉल्यूशन हुई। ये रिवॉल्यूशंस के कलर्स आपको पता होने चाहिए, कई बार एग्ज़ाम्स में पूछे भी गए हैं। ये रिवॉल्यूशंस में बेसिकली क्या था कि जॉर्जिया, यूक्रेन या इन सब कंट्रीज़ में जहाँ पे कि प्रो रशियन लीडर्स होते थे, रशिया के प्रेशर में प्रो रशियन लीडर्स वहाँ पे बैठा दिए गए थे और प्रो रशियन लीडर्स वहाँ पे होते थे, उनको वहाँ की जनता ने रिवॉल्यूशन करके रिप्लेस कर दिया विथ प्रो वेस्टर्न लीडर्स जो कि वेस्ट की तरफ देखने लगे। और साथ ही साथ क्या हुआ 2004 के ईरा में नेटो ने अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ा दी इस रीजन में और उसने अपनी मेंबरशिप को एक्सपैंड करना चालू किया। इसी के चलते बल्गेरिया, रोमेनिया, साथ ही साथ एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया ये सारे के सारे नेटो में शामिल हो गए। और अगर आप ये मैप में देखें तो ये सारे के सारे रशिया के वेस्ट में स्टेट्स हैं। ये एक तरह से वेस्टर्न वॉल क्रिएट हो गई रशिया की, और नेटो जो है रशिया के ऑलमोस्ट वेस्ट पे आ खड़ा हुआ। इसके बाद क्या हुआ 2008 में जो जॉर्ज बुश थे यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक आइडिया दिया कि यूक्रेन और जॉर्जिया को भी हम नियर फ्यूचर में नेटो में शामिल कर लेंगे। तो ये जो आइडिया था इससे रशिया अलार्म हो गया क्योंकि यूक्रेन जो है रशिया का वेस्ट से एक बफर है, वेस्ट से या नेटो से एक बफर है, क्योंकि आप देखेंगे तो यूक्रेन और रशिया एक बहुत बड़ी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट बन जाता है तो बेसिकली नेटो जो है वो रशिया के बॉर्डर पे आके खड़ा हो गया है, जो कि रशिया कभी नहीं चाहता है। नेटो क्या है? नेटो क्या करता है? यूक्रेन नेटो में कब शामिल हो सकता है? आर्टिकल 5 ऑफ नेटो क्या है? नेटो की कलेक्टिव सिक्योरिटी कमिटमेंट क्या है? इसके बारे में हम वीडियो के सेकंड पार्ट में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बनाने वाला हूँ उसमें बात करेंगे। ओके। अब हम देखते हैं कि रशिया को क्या थ्रेट है। जब ये वेस्टर्न वॉल जो बनी है इसके कारण क्या हुआ, रशिया को अगर ये वेस्टर्न वॉल बन जाती है आई मीन कंप्लीट, तो रशिया को नेटो से तो खतरा है ही, और ब्लैक सी पे जो उसका कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाएगा, और जो कि रशिया कभी नहीं चाहता है क्योंकि ब्लैक सी जो है एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे लोकेटेड है। ब्लैक सी से रशिया की कई सारी एनर्जी की गैस पाइपलाइंस जाती हैं, रशियन नेवी को वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस है, वो सारी एनर्जी सेक्टर वहाँ से कंट्रोल करता है। तो इसलिए रशिया कभी भी अपना कंट्रोल ब्लैक सी पे नहीं खोना चाहता है, और नेटो ये जानता है, इसीलिए वो यूक्रेन को अपने पास शामिल करना चाहता है। अब अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट बन जाता है तो वेस्टर्न वॉल कंप्लीट हो जाएगी, और साथ ही साथ ईस्टर्न साइड पे अगर हम रशिया के देखें तो साउथ कोरिया और जापान लोकेटेड हैं, जो कि ऑलरेडी यूएस की साइड हैं। तो एक तरह से रशिया को ऐसा लगेगा कि इट इज़ रिंग फेंस्ड, दैट इज़ वाई रशिया को एक थ्रेट होता है इस बात से। अब देखते हैं, ये तो इसके बीच में कई सारे मल्टीपल डिस्प्यूट्स हुए, वो सबको मैंने स्किप किया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाते हैं हम 2014 पे। 2014 में एक रिवॉल्यूशन ऑफ डिग्निटी हुई। रिवॉल्यूशन ऑफ डिग्निटी कहाँ हुई है? यूक्रेन में हुई। वो क्यों हुई? क्योंकि बेसिकली जो यूक्रेन के उस समय के प्रेसिडेंट थे विक्टर यानुको, उन्होंने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए यू यानी यूरोपियन यूनियन के साथ साइन करना था, वो उन्होंने साइन करने से मना कर दिया। मना कर दिया? क्योंकि उनके ऊपर रशिया का प्रेशर था, और साथ ही साथ जो कि एफटीए जो था वो यूक्रेन की पार्लियामेंट ने पास किया हुआ था, यानी कि वहाँ के लोग उसे चाहते थे कि वो एफटीए साइन हो, बट रशिया का इतना प्रेशर था कि प्रेसिडेंट ने उसको साइन करने से मना कर दिया। बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन हुई, और उस रिवोल्यूशन का नाम रिवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी है। लोग सड़कों पे आ गए, और देखते ही देखते प्रेसिडेंट यानुकोव को वहाँ से कंट्री छोड़ के भागना पड़ा। और इस इंसिडेंट से रशिया इतना परेशान हुआ कि उसने क्रीमियन पेनिनसुला, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, उसको एनेक्स कर लिया। ये जो एनेक्सेशन कर दिया क्रीमियन पेनिनसुला का, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा एनेक्सेशन कहा गया है। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो उसका मैरीटाइम
अपर हैंड मिल जाए उसे ब्लैक सी में, और साथ ही साथ उसने क्या किया, यूक्रेन से रिवेंज लेने के लिए एक सेपरेटिस्ट मिलिटियाज़ जो थे डॉनबास रीजन में, उनको हेल्प करना चालू कर दिया। एक तरह से प्रॉक्सी वॉर कर दिया वहाँ पे, जो कि डॉनबास रीजन में, जहाँ पे कि डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि पिछले कुछ 3-4 साल में क्या डेवलपमेंट्स हुई इस केस में। तो 2018 में यूक्रेन की पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया कि लोहांस्क पीपल्स रिपब्लिक एंड डोनेट्स्क पीपल रिपब्लिक्स जो हैं टेम्परेरीली ऑक्यूपाइड बाय रशिया, एक ऐसी टेरिटरी हैं। ठीक है, इससे रशिया डेफिनेटली पुतिन और रशिया इससे परेशान हुए। साथ ही साथ सितंबर 2020 में ज़ेलेंस्की ने एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पार्टनरशिप जो है वो अप्रूव की। वो किस लिए की? ताकि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी इसलिए अप्रूव की ताकि वो नेटो से पार्टनरशिप बढ़ा सके, विद द अल्टीमेट ऑफ एम कि वो नेटो के मेंबर बन सके। फिर क्या हुआ, जुलाई 2021 में पुतिन ने एक ऐसे लिखा ऑन द हिस्टोरिकल यूनिटी ऑफ रशियंस एंड यूक्रेनियंस, जिसमें कि पुतिन ने कहा कि रशिया और यूक्रेन आर वन पीपल। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन 2 मार्कर्स या ऑब्जेक्टिव टाइप्स में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पुतिन ने ये बड़ा ही एक इमोशनल मैसेज दिया था इसमें। फिर उसके बाद दिसंबर 2021 में एक कर्च स्ट्रीट इंसिडेंट हुआ, जिसमें कि एक डॉनबास नाव का शिप, यूक्रेनियन शिप, कर्च स्ट्रेट में एंटर किया, और रशियन नेवी को उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, और जिसको कि रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने उसको एक एक्ट ऑफ प्रोवोकेशन दिया कहा, और ये इंसिडेंट एक इस लड़ाई को या इस टेंशन को बढ़ाने वाला इंसिडेंट्स में आ गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कर्च स्ट्रेट कहाँ है और कर्च स्ट्रेट इंसिडेंट क्या है। ठीक है, इसके बाद जो आप सबको पता ही है कि रिसेंटली जो है रशिया ने फरवरी 2022 को डोनेट्स और लुहांस्क रीजन को रिकॉग्नाइज कर दिया। अभी तक तो वो प्रॉक्सी वॉर में लगा हुआ था, वहाँ पे मिलिटियास को हेल्प कर रहा था, वहाँ पे उसको मिलिट्री एड, फाइनेंशियल एड देता था, बट अब उसने रिकॉग्नाइज ही कर दिया पुतिन ने। क्यों कर दिया? क्योंकि इससे क्या है, जो लाइन ऑफ कांटेक्ट पे वॉर चल रही थी उससे आगे बढ़ने के लिए रशिया को एक जस्टिफिकेशन मिल गई, कि वो वॉर को यूक्रेन की टेरिटरी में ले जा सके। ठीक है, तो ये वीडियो बेसिकली मैंने अभी इतनी ही छोटी बनाई है, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो क्या पता आप लोगों का इंटरेस्ट चले जाए। मैं आपको इस वीडियो को क्लोज करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट पार्ट में हम क्या जानेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि नेटो क्या है, यूक्रेन और नेटो का क्या रिलेशन है, रशिया क्या चाहता है, पुतिन क्या चाहते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि ये टाइमिंग की, यही टाइम क्यों पुतिन ने सिलेक्ट किया, या इस समय ही क्यों अटैक किया। उसके बाद सैंक्शंस क्या लगाए गए हैं और सैंक्शन क्या लगाए जा सकते हैं, वो टाइप्स ऑफ सैंक्शंस ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, कई सारे टाइप्स के सैंक्शंस है वो मैं आपको बताऊंगा। वो सैंक्शंस किस पर्पज से लगाए गए हैं और उनका कितना इफेक्ट है, क्योंकि उसके भी ऊपर भी एक बहुत सारी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि इंडिया का क्या स्टैंड पॉइंट है और इंडिया के क्या कंसर्न्स हैं इस बात से। नॉर्थ स्ट्रीम क्या है, रशियन की गैस पाइपलाइंस क्या हैं, मिन्स एग्रीमेंट्स क्या हैं, ये सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक कोशिश है, ताकि आप लोगों को जीएस में अच्छे नंबर मिल सकें। अगर आपको ये पसंद आई है वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ मैं आपको थैंक्स कहता हूँ कि आपने मुझे पेशेंटली इतनी देर तक सुना। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।